a very warm welcome to all present here for today's guest lecture on e-filing of returns. On behalf of Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi, I'm truly honored to welcome our distinguished guest, Dr. S.B. Rathore sir, a highly respected academician and professional. Dr. Rathore sir joined Shyamlal College in 1977 and retired as an associate professor in 2019 after more than 4 decades of dedicated service. He holds an M.Com and M.Phil from Delhi School of Economics and LLB from the Campus Law Center, University of Delhi, and a PhD from CCS University. After an illustrious academic career spanning over 4 decades, he continues to inspire through his work in the legal field as a registered advocate with the Bar Council of Delhi since March 2025. We are privileged to have him with us today to share his valuable insights on the important topic of e-filing of returns, an area of great relevance in today's digital financial world. And now, without further delay, the stage is all yours, sir. Thank you very much, Dr. Diksha and Professor Reno. ये मुझे पहले परमिट आप कर दें, ये मेरा शेयर स्क्रीन हो जाए. Yes, sir. Your screen is visible. आज के लेक्चर में हम जो लेने वाले हैं वो है ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स और उसमें ITR 2 पर हमें कैसे डेटा फीड करना है वो हम इसमें देखेंगे. और इस लेक्चर में पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताना चाह रहा हूँ अबाउट पैन, अबाउट 10, अबाउट एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड IFSC कोड. तो मेरी एक छोटी सी PPT है, पहले हम उसको देख लेते हैं. हम जो बात करते हैं वो करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसका प्रीवियस ईयर हो गया 24-25. असेसमेंट ईयर उसके बाद शुरू होता है 25-26. एसएससी हम यहाँ पर कस्टमर या क्लाइंट नहीं बोलते, वी ऑलवेज टर्म्ड एज एसएससी. और उसमें टाइप्स ऑफ एसएससीज हैं, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एटसेट्रा, जो हमारी पर्सन्स की डेफिनेशंस में आता है. ITR इनकम टैक्स टर्म, असेसमेंट, असेसिंग ऑफिसर, इस तरह की टर्मिनोलॉजी हम अपना इसमें इस्तेमाल करते हैं. एज हम देखते हैं कि वो एसएससी हमारा नॉन सीनियर है, सीनियर है, सुपर सीनियर है. डेट ऑफ बर्थ हमारी होती है, हम जब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एज करेंगे तो एज लेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2025 क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 24-25 है. अब आगे वाले टाइम में ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर खत्म हो जाएंगे, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से 1 अप्रैल 2026. बेसिक इनकम लिमिट 2,50,000, 3 लाख, 5 लाख इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम. हमारे पास दो रिजीम है, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम. न्यू रिजीम के अंदर एक ही लिमिट है विच इज 3 लाख. रेंशियल स्टेटस रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. और हमारे पास टोटल 5 हेड्स इनकम होती हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफिशंस और अदर सोर्सेज. कोई भी एसएससी हो, कोई भी कैटेगरी हो, और उसमें डिडक्शंस और एग्जम्पशंस. सैलरी में सैलरी हो, पेंशन हो, आपको कैश में सैलरी मिले, काइंट्स मिले, हम उसको फिर परसेंटेज वैल्यू के अंदर काउंट करते हैं. हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, सिर्फ हमें 2 प्रॉपर्टीज अलाउड हैं ऑल ओवर इंडिया. लेट आउट यदि आपने किराए पर दे दिया तो रेंट आएगा, वो इनकम आएगी हाउस प्रॉपर्टी में. डीम्ड टू लेट आउट यदि आपके पास मोर देन 2 हाउसेज हैं तो 2 तो रहेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड और सारे खाली पड़े हों, बाकी को रहेंगे डीम्ड टू लेट आउट. यदि आपने किराए पर दे दिया होता तो कितना रेंट आता, आपको रेंट मिल नहीं रहा लेकिन फिर भी हमें टैक्स देना है. कैपिटल गेन, आप शेयर्स बेचें, डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करेंगे तो आपको कैपिटल गेन नहीं होता. यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, गोल्ड बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन देना होगा. कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आती. जैसे मान लीजिए मेरा फर्नीचर है, मेरा चश्मा है, मेरा कंप्यूटर है, मेरी कार है. ये एसेट्स ऐसी जो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आती. इनको बेचने पर यदि कोई गेन होगा तभी वो टैक्सेबल नहीं होगा. बिजनेस प्रोफेशंस, मेरा कोई बिजनेस है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोफेशंस, लीगल प्रोफेशंस है, मेडिकल प्रोफेशंस है, कोई भी प्रोफेशन हो, हम उसको टैक्स करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस में.
जो मेरी टर्नओवर होगी, जो मेरी रिसीप्ट्स होगी, उसमें से मुझे एक्सपेंसेस इनकर करने के बाद, मुझे डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो मेरी इनकम होगी वो इनकम टैक्सेबल होगी। अदर सोर्सेस, फैमिली पेंशन है, एसएससी की डेथ के बाद उसकी वाइफ को, उसके स्पाउस को कोई पेंशन मिलती है, उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन, वो टैक्सेबल है अंडर द अदर सोर्सेज। डिविडेंड आपको मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, सेविंग बैंक अकाउंट का आपको गिफ्ट मिल गया, वो भी टैक्सेबल आपका अदर सोर्सेज में होगा। जो इनकम किसी हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाती, हम उसको टैक्स कर देते हैं इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इन सबको मिला के हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल ऑफ सैलरी, टोटल ऑफ प्रॉपर्टी, टोटल ऑफ कैपिटल गेन्स, टोटल ऑफ बिजनेस प्रोफिशंस, टोटल ऑफ अदर सोर्सेज, सबको मिला के हम कहेंगे जीटीआई। उसमें से फिर डिडक्शंस माइनस कर देते हैं, हमारी इनकम निकलती है टोटल टैक्सेबल इनकम, उस पर हम टैक्स निकालते हैं। नॉर्मल स्लैब है और हमारी स्पेशल रेट्स, ये हमारी कुछ डिडक्शंस होती हैं ओल्ड रिजीम के अंदर। एटीसी, एटीसीसी 1B, मेडिकल इंश्योरेंस, एजुकेशन लोन, डोनेशंस, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, सीनियर सिटीजन के लिए अलग से सेक्शन। ये मैंने जो आपको बताया था कि ओल्ड रिजीम के अंदर एडमिशन लिमिट 2.5 लाख फॉर नॉन सीनियर। राहुल गांधी, आपको फोटो देख के समझ में आ जाएगा, उनकी एज 60 से कम है एज ऑन 1 अप्रैल 2025, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970। ये रेजिडेंट नॉन सीनियर सिटीजन। यस, हाँ जी बोले, हाँ जी बोले, यस यस बोले, यस। थैंक यू सर, की आवाज आ रही है। अच्छा, ओके ओके, यस सर, यू कैन कंटिन्यू सर, थैंक यू सर। मोदी जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1950, मोर देन 60 एज ऑन 1 अप्रैल 2025, बट लेस देन 80 एज ऑन दिस डेट। ये हो गए रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, और इनके लिए एडमिशन लिमिट रहेगी 3 लाख। अडवाणी जी, एज मोर देन 80 एज ऑन 1 अप्रैल 2025, क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ है 1927 का, इनको एडमिशन लिमिट मिलेगी 5 लाख। नॉन रेजिडेंट, जिसमें कंडीशंस हैं 182 डेज और मोर का स्टे, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। यदि आप सेटिस्फाई नहीं करते बेसिक कंडीशन, फिर आएंगे आप नॉन रेजिडेंट। जॉर्जिया मिलानी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, डेट ऑफ बर्थ इनका 15 जनवरी 77, नॉन रेजिडेंट है। इनकी एज 60 से ऊपर भी होती या 80 से ऊपर भी होती, इवन देन इनको एडमिशन लिमिट 2.5 लाख। और न्यू रिजीम के अंदर चाहे मोदी हो, राहुल हो, अडवाणी जी हो या इटली की पीएम हो, सबके लिए एडमिशन लिमिट 3 लाख। ये हमारे ओल्ड रेट्स 6 लाख, 3 लाख और 5 लाख। अप टू 5 लाख rate is 5%. We have not proportionate, we have progressive rate of taxation. 5 lakh to 10 lakh it is 20%, और जो भी इनकम बच जाएगी over and above 10 lakh it will be 30%. फिर टैक्स के बाद टैक्स को टैक्स which is called surcharge। 50 लाख से आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है, आपको 10% देना होता है टैक्स एक्स्ट्रा, जो टैक्स निकलेगा उस पर 10%। यदि आपकी इनकम मोर देन 1 करोड़ है तो जो आपका टैक्स का अमाउंट निकला उस पर 15%, और यदि आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है देन इट इज 37% अंडर ओल्ड रिजीम। इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों को मिलाकर जो अमाउंट आपके पास आएगा उसके ऊपर निकालेंगे फिर हेल्थ एजुकेशन सेस विच इज 4%। ये हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है। लेकिन एक सेक्शन 87A, यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम एडमिशन लिमिट जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट इज 3 लाख फॉर ईच एंड एवरीवन वेदर पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। एज कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें हमारे पास सरचार्ज वी हैव ओनली 3 रेट्स, 10%, 15%, 25%। 2 करोड़ से ऊपर जब भी इनकम होगी सरचार्ज लगेगा 25%। देयर इज नो रेट ऑफ 37%। हेल्थ एजुकेशन सेम उसी तरीके से, पहले टैक्स निकालें, सरचार्ज निकालें, दोनों को ऐड करें 4%। और न्यू रिजीम में जैसे ओल्ड रिजीम में 5 लाख था, इसमें इट इज 7 लाख। 7 लाख तक की आपकी इनकम है, देन देयर इज नो रीजन टू पे एनी टैक्स। 3 लाख टू 7 लाख 5%,
7 lakh to 10 lakh 10%, 10 lakh से 12 15, 12 से 15 20, above 15 it is 30%। और इस न्यू रेजिम के अंदर हमें डिडक्शंस अलाउड नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड सैलरी वाले केस में, पेंशन वाले केस में हमें अलाउड है। फैमिली पेंशन पर 1/3 और 25 which was less, it is also allowed under new regime, or employers contribution to new pension scheme under section 80 CCD2 ये अलाउड है अंडर न्यू regime। बाकी कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं। ये डिडक्शंस आपको ओल्ड regime के अंदर मिलती हैं। सेक्शन 16 इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, HRA की एग्जम्पशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के डिडक्शंस, हॉस्टल अलाउंस के डिडक्शंस, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड 1500 रुपये तक हमें एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन 80C, 80CC, 80CCC, 80CC1, 80CC1B 50,000 स्पेशल डिडक्शंस ये लेकिन मिलती हैं ओल्ड रिजिम के अंदर, ना कि न्यू रिजिम। मेडिकल इंश्योरेंस 80D, कैंसर डिजीज, एड्स की डिजीज, थैलेसीमिया की डिजीज 80DDB नहीं मिलेगी आपको ओल्ड रिजिम के अंदर। एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा आपको। 80C डोनेशन प्राइवेट दें, प्राइमरी एजुकेशन रिलीफ में दें, पॉलिटिकल डोनेशन दें, 80GC के अंदर ये डिडक्शंस आपको ओल्ड रिजिम के अंदर नहीं मिलती। 80CCA ओल्ड रिजिम के अंदर मैक्सिमम लिमिट इज 10,000, 80TDB न्यू रिजिम के अंदर नहीं मिलेगी, ओल्ड रिजिम के अंदर 50,000। ये हमारी लेट फीस कि यदि हम रिटर्न फाइल करें, अभी डेट हमारी नॉर्मली थी 31 जुलाई, लेकिन एक्सटेंड हो गई और अब हो गई 16 सितंबर जो बीत चुकी है। यदि 16 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करेंगे आपको लेट फीस देनी है। कितनी देनी है? डिपेंडिंग कि आपकी इनकम कितनी है। यदि आपकी टैक्स इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं करती तो 1000, और यदि 5 लाख को क्रॉस करती है तो 17 सितंबर से 30 सितंबर तक इट विल बी 5000। और आप रिटर्न को कब तक फाइल कर सकते हैं? वो भर सकते हैं आप 31 दिसंबर 2025 तक। यदि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं 16 सितंबर के बाद, इसको कहते हैं हम बिलेटेड, और 16 सितंबर से पहले हम कहेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट, और 31 दिसंबर के बाद आप फाइल कर सकते हैं अप टू 4 इयर्स, उसको कहेंगे हम अपडेटेड। ये ऑडिटेड केस की डेट्स जो कि अब रिटर्न की फाइलिंग डेट इनके लिए 10 नवंबर 2025 फॉर ऑडिट, और रिटर्न फाइलिंग की डेट 1 महीना बाद 10 दिसंबर। लेट फीस का क्वांटम वही है, उसमें कोई चेंज नहीं। ये आपकी पेन की फॉर्मेशंस, हमारा पेन 10 अल्फा न्यूमेरिक, पहले 3 सीरीज, 4th कैरेक्टर कैटेगरी ऑफ द एसएससी, 5th आपका सरनेम, 4 न्यूमेरिकल्स और लास्ट में अल्फा चेक। ये पेन नंबर है हमारे प्रधानमंत्री जी का, प्राइम मिनिस्टर साहब का। AHH इज सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, M फॉर मोदी, 8993 इज न्यूमेरिकल, N इज अल्फा चेक। सबसे पहले जो न्यू सिस्टम शुरू हुआ पैन कार्ड का, पेन की फॉर्मेशंस का, वो शुरू हुआ था जब मनमोहन सिंह FM थे प्राइम मिनिस्टर। AAA was a series starting, P for individual, S for Singh, 0001 न्यूमेरिकल नंबर, और R अल्फा चेक। यदि आप इंडिविजुअल हैं तो P होगा, कंपनी होगा 4th अल्फाबेट से C होगा, फर्म होगी तो F होगा, लोकल अथॉरिटी होगा L होगा, जुडिशियल पर्सन होगा तो J होगा। इसी तरीके से जब कोई टैक्स काटता है तो ही और शी हैज टू टेक, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 10 नंबर लेना होगा। 10 नंबर की फॉर्मेशंस ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेन और 10 गलत लिखेंगे तो आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा और आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब आपने आईटीआर भी फाइल करनी है तो 10 नंबर आपने, पेन नंबर आपने तरीके से आपने लिखना है जो उसका फॉर्मेट है। शामला कॉलेज जिसमें मैंने 42 ईयर्स सर्विस की, 77 to 2019, DEL दिल्ली का कॉलेज शादरे में है ये। S फॉर श्यामलाल, श्यामलाल का फर्स्ट अल्फाबेट 25849 कंप्यूटर जनरेटेड नंबर, इसको हम डिवाइड करें 7 से, इफ द रिमाइंडर इज 0 अल्फा चेक आएगा A, यदि रिमाइंडर बचे 1 अल्फा चेक आएगा B, रिमाइंडर बचे 2 अल्फा चेक आएगा C। दौलतराम कॉलेज DEL दिल्ली का कॉलेज, D फॉर दौलतराम, दौलत
0040 न्यूमेरिकल नंबर कंप्यूटर जनरेटेड, आप 7 से डिवाइड करें बचेगा 5, अल्फा चेक हो गया F। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज DELS श्यामा का S 2807 न्यूमेरिकल नंबर, इसको डिवाइड किया आपने 7 से, रिमाइंडर बच रहा है 4, अल्फा चेक। ये आपका जब आप टैक्स पे करते हैं बाई 31 मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, प्रीवियस ईयर के एंड तक, हम उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। लेकिन एनी टैक्स पेड आफ्टर द 31 दिसंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, उसको कहेंगे हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और जब आप टैक्स जमा कराते हैं, एक आपका होता है BSR कोड जो है 7 न्यूमेरिकल चालान नंबर, उसमें एक होगा चालान नंबर जो 5 डिजिट का होता है, और डेट ऑफ चालान DDMMYYY, ये इसका फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं सिन, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, एक बैंक अकाउंट देना मैंडेटरी है। जैसे ही आप IFSC कोड लिखते हैं, वहां पर बैंक का नाम अपने आप अपीयर होगा, और ये यूनिक नंबर फर्स्ट 4 अल्फा है, फिर 0 है, और लास्ट के 6 नंबर इट में भी अल्फा, इट में भी न्यूमेरिक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जॉल आईडी SBIN 4 अल्फा, फिर 7 न्यूमेरिकल है, और बीच का 5th नंबर तो 0 है ही। HDFC बैंक HDFC 4 अल्फा, फिर 0, और लास्ट में 6 इसमें न्यूमेरिकल। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक यस बैंक के साथ कॉर्लेटेड है ये, तो यस और B 4 अल्फा, फिर 0, DNB 004। एक अकाउंट नंबर देना मैंडेटरी है, और फंड के लिए टिक मार्क करते हैं। ये 234 ABC का इंटरेस्ट, यदि आपकी रिटर्न की लास्ट डेट 16 सितंबर है, तो उसके बाद रिटर्न फाइल करेंगे, आपको लेट फीस लगेगी अंडर सेक्शन 234A। यदि आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 2 लाख रुपया और TDS कट गया आपका 1 लाख, 1 लाख रुपए आपका बचा, और आप सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स भी देना होता है, और वो है 15 जून, सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। देना कितना है? जितना आपका टैक्स बना माइनस जितना TDS, उसका 15%, उसका 45, उसका 75, उसका 100। और यहां पर यदि आपने टैक्स दिया 15 जून की जगह 15 जून के बाद 16 जून को, इंटरेस्ट लगेगा पूरे 3 महीने का। 234 भी 1 अप्रैल 2025 से लेकर जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तब आपका इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ के हिसाब से। हमारे पास इनकम टैक्स के 7 टाइप्स के फॉर्म्स, ITR 1, ITR 2, ITR 3, 4, 5, 6 एंड 7। हमारे कोर्स में जो है वो सिर्फ ITR 2 या ITR 1 ही है। ITR 3 हम करते हैं अलग से जो पेपर है, ITR 4 भी नहीं करते। ITR 5 पार्टनरशिप फर्म के लिए है, 5 पार्टनरशिप फर्म के लिए, और 6 कंपनीज के लिए, 7 ट्रस्ट के लिए। बहुत मुश्किल फॉर्म। ITR 1 के अंदर सैलरी आएगा, पेंशन आएगा, एक प्रॉपर्टी आएगा होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यदि आपकी 2 प्रॉपर्टी है, देन आपको जाना पड़ेगा ITR 2 की तरफ। अदर सोर्सेस, बैंक का इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, FDR का इंटरेस्ट, ये आपका आएगा ITR 1 में। यदि आपकी क्लबिंग की इनकम है, यदि आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड है, यदि आपने शेयर्स बेच दिए, तब आप करेंगे ITR। ये चॉइस फॉर्म्स की ठीक होनी चाहिए। यदि आपने गलत चॉइस रख ली, तब आपकी ITR इनवैलिड डिक्लेयर कर दी जाएगी। ड्यू डेट 16 सितंबर। ऑनलाइन मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे 2 मकान आपके लिए फ्री हैं, लेकिन एक हाउस होगा तब ITR 1 बनेंगे। 2 होते के साथ ही देन यू हैव टू सिलेक्ट ITR 2 और उसमें डाटा फीड करना है। यदि आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होगी, तो लिखा हुआ है फॉर्म के ऊपर, तब आप ITR 1 सबमिट नहीं कर पाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा होगी, तभी आपको ITR 1 आप नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। कोई सेल ऑफ एसेट्स हो, शेयर्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, तो आप ITR 1 नहीं कर पाएंगे। क्लब इनकम, आपने अपने स्पाउस को पैसे दे दिए, उसको इंटरेस्ट आ गया, माइनर सन को दे दिए, सन्स वाइफ को दे दिए, तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। नो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस, नो इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड शेयर्स। और ये आपको ITR 1 कैसे डाउनलोड कर रही है, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा।
और ये ITL 2 केस सेक्शन। टैक्स एलिजिबिलिटी स्टार्टिंग में डाल दिया तो एनी क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम केस स्टडी शुरू करके और डाउनलोडिंग में बताएंगे आपको। Sir, you can start, sir. ओके राइट। देखिए ये क्वेश्चंस आज हम ले रहे हैं और ये ITL 2 पर होगा क्योंकि इसमें इनकम जो है ये मोर देन 50 लाख है। नाम SSC का लिखा हुआ है मोहन दास गुप्ता, फादर्स नेम है। पैन नंबर जो देखो मैंने भी आपको बताया था कि पहले सीरीज है, इसमें देखें AAN इज सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल क्योंकि ये इंडिविजुअल है, D फॉर दास गुप्ता का D, 4 न्यूमेरिकल और लास्ट में अल्फा चेक। डेट ऑफ बर्थ में चाहिए 7 अप्रैल 1941। तो ये क्या हो गया, ये हुआ सीनियर सिटीजन या सीनियर सुपर सीनियर? बताएं आप बच्चों, ये कैटेगरी ऑफ द SSC क्या आएगी? कैटेगरी ऑफ SSC क्या है? 7 अप्रैल 1941 इज डेट ऑफ बर्थ। तो सीनियर हुआ, सुपर सीनियर या नॉन सीनियर? Sir, senior. सीनियर कैसे हुआ बताओ? 60 साल की उम्र होगा इसकी। डेट ऑफ बर्थ है इसकी 7 अप्रैल, तो 60 ईयर्स 1 अप्रैल Yes. 2025 को कितने साल का हुआ ये? Sir, 64. हाँ बिल्कुल ठीक है, ही इज सीनियर सिटीजन। और यदि इसकी 51 होती तो, यदि बाई चांस की डेट ऑफ बर्थ होती 7 अप्रैल 1951 तो होता ये नॉन सीनियर, और यदि इसकी होती 21 तो हो जाता है सुपर सीनियर। अब Yes, देखो डेट ऑफ बर्थ रखी है, इसका पिन कोड देखो देना मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और इसका लिखा हुआ है रेजिडेंट, ही वॉज इन इंडिया फॉर 70 डेज। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है? 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया। और सेकंड कंडीशन में क्या है? बेसिक कंडीशंस में 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये एक सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। रिटर्न हमारी ओरिजिनल 131 के अंदर, एक मैंने बताया था आपको, आप रिटर्न को कितनी बार भी सबमिट कर सकते हैं। मैं रिटर्न सबमिट कर दी, उसके बाद कुछ गलती हो गई, जो रिटर्न हम भरेंगे उसको कहेंगे रिवाइज रिटर्न, और उसका सेक्शन होगा 131 ब्रैकेट में 5। एम्प्लॉयर का नाम लिखा हुआ है, एक्स एम्प्लॉयर है, इसमें पेंशन का केस है। पैन ऑफ द एम्प्लॉयर, डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है, शेयर होल्डिंग इसकी है राम टेक्सटाइल्स लिमिटेड में, उसमें देखेंगे पैन नंबर लिखना पड़ेगा, शेयर्स लिखने पड़ेंगे। और जो मैंने बताया था कि एक बैंक अकाउंट मैंडेटरी है, इसका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। जैसे हम IFSC कोड लिखेंगे SCBL मैंने बताया था अभी आपको, तो SCBL 4 अल्फा, फिर 0 है 5th, और बाद में इसके 6 सारे के सारे न्यूमेरिकल है। अकाउंट इसका सेविंग, रिटर्न फाइल होती है 27 जून को, सिटी जलपाईगुड़ी, लेकिन जब हम रिटर्न भरेंगे आज, वो डेट लेगा सिस्टम आज की डेट जो कि है 6 नवंबर 2025। पेंशन और सैलरी मैंने भी आपको बताया था, दोनों ही टैक्सेबल होती हैं आपके सैलरी हेड, और इसमें भी मिलेगी हमें इंट्रोडक्शन 75,000। प्रॉपर्टी इसकी एक है जिसको उसने किराए पर दे दिया, ये आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इसने किसको दिया? नवीन मोटर्स, उसका पे नंबर, और रेंट मिला में 9,40,000। म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट 37,000, इसका में डिडक्शंस मिलेगा, और 30% मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शंस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में RSC के बॉन्ड्स जिस पर कोई TDS नहीं कटा 4,80,000, और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 98,750। ये हमारी इन्वेस्टमेंट। PPF में 1,30,000, न्यू पेंशन स्कीम 70,000, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम SSC का और स्पाउस का। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपको अपने पेरेंट्स का मिल जाता है, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नहीं मिलता, या इंडिपेंडेंट सन और डॉटर का नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा SSC खुद, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 20,000 का है। 80 GGC इन्वेस्टमेंट आपने की थी मार्च 3, 2024 को, लास्ट ईयर। ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC 12,000 मल्टीप्लाई करेंगे 7.7 से, जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा 924, और जाएगा 80C के अंदर भी। TDS काट लिया एम्प्लॉयर ने पेंशन पर 11,80,000। एक आपने टैक्स जमा करवाया 21 अप्रैल को, अभी मैंने आपको बताया था यदि आप 31 मार्च 2025 तक जमा करवाएं तब तो कहते हैं उसको सेल्फ एडवांस टैक्स, और उसके बाद कहते हैं हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये देखो BSR कोड मैंने बताया कि 7 न्यूमेरिकल, चालान नंबर और डेट 21 अप्रैल, और अमाउंट 2,80,000। यदि आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है
तब आपको शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज भरना होता है। यदि आपकी इनकम 50 लाख पहले थी लास्ट ईयर तक, अब हो गया 1 करोड़। यदि आपकी इनकम 1 करोड़ तक है तब आपको शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज फिल करना मैंडेटरी है। इसमें इनकम हमारी है 55 लाख, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन ज्वेलरी आपकी 25,000 की खरीदी थी आपने, मार्केट वैल्यू का कोई मतलब नहीं। कैश इन हैंड आपको लिखना होगा, बैंक बैलेंस लिखना है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यदि मान लीजिए मार्केट वैल्यू उसकी 5 करोड़ भी हो तब भी लिखेंगे 4,78,000। आपने मोटर कार खरीदी थी 2014-15 में, उसकी वैल्यू, परचेज प्राइस, आज की मार्केट वैल्यू हम नहीं लेते हैं। और यदि आपने एसेट्स लायबिलिटीज को खरीदने के लिए कोई लोन लिया हुआ है तो हम उसको फिल करेंगे लायबिलिटी के अंदर। ओल्ड रिजीम के अंदर ये पहली बार हुआ इस साल से कि यदि आप 80C का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपको पीपीएफ अकाउंट, एनएससी, पीएफ, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट खरीदा है उसका नंबर भी देना जरूरी है। रीजन, हम लोग हेरा फेरी करने से बाज नहीं आते थे, हम सारा का सारा ई फाइलिंग करते थे, हम कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए हमें नहीं करना था, इट वॉज पेपरलेस। लोग हेरा फेरी करते थे, पीपीएफ में जमा नहीं करवाया, डिडक्शंस ले ली, रिफंड ले लिया, ये सब कुछ धांधलेबाजी चलती थी। और गवर्नमेंट ने पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से इट इज मैंडेटरी नाउ टू मेंशन जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है उसका रेफरेंस नंबर। 80CCD जो आपका पेंशन है उसका आपका प्रान नंबर होता है, वो आपको लिखना है 12 डिजिट का। आपने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली, कंपनी का नाम लिखना है, पॉलिसी नंबर लिखना है। आपने डोनेशन दिया, पॉलिटिकल डोनेशन, पार्टी का नाम नहीं पूछा जाता, आपने कब दिया, मोड कैश अलाउड नहीं है इनकम टैक्स में, और आपको फिर लिखना है रेफरेंस नंबर, वो चेक नंबर भी हो सकता है, नेफ्ट का रेफरेंस नंबर, आरटीजीएस और बैंक का कोड, ये मैंडेटरी है। ये ओल्ड रिजीम की कैलकुलेशंस, ये कैलकुलेशंस आपको करनी नहीं है कहीं भी, ये आपकी पेंशन सैलरी के अंदर आता है। ओल्ड रिजीम के अंदर मिलेगा डिडक्शंस 50,000, 4640, ये आपका रेंट रिसीव, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया, 30% अपने आप निकला है, अमाउंट हो गया 6,32,100। आप जब एक्सेल में करेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कैलकुलेशंस अपने आप होंगी। सेविंग बैंक इंटरेस्ट आरएससी बॉन्ड और एक्रूड इंटरेस्ट एनएससी, ये हो गया अदर सोर्सेज का। टोटल इनकम हो गई हमारी 58,51,774। 80C पीपीएफ, एनएससी का इंटरेस्ट और 80CC1, इसका टोटल मिलाकर आप 150 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो 130,924 हमारा यहां पर हो गया और 19,076 यहां पर हो गया, इन दोनों का टोटल ये हो गया 1,50,000। 80CC1B जो हमारा न्यू पेंशन स्कीम का, वो 70 का पहला 50,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दिया है, हमें अलाउड कितना है 50,000 और हमने खर्च किया 52,000, तो मिल जाएगा मैक्सिमम 50। पॉलिटिकल डोनेशंस कैश में होता तो नहीं मिलता। और 80TTB ये सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, ये 41, 59 और 25 ये हो गए सुपर सीनियर। ये सीनियर नहीं है, सुपर सीनियर है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 41। मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, ये देखिए यहां पर हमारी है 1 अप्रैल 2045, 1 अप्रैल 1945 और हमारी डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1941। ये मोहनदास गुप्ता ही सुपर सीनियर सिटीजन फॉर ओल्ड रिजीम। तो ये आपका 80TTB सीनियर के लिए यही है 50,000, 3,20,000 और ये इसमें से माइनस कर दिया, टैक्स आ गया 14,59,531। अब ये कैसे आया? अप टू 5 लाख फ्री है, 5 लाख से 10 लाख 20% 1 लाख और 10 लाख से जितना ऊपर है वो हो गया 30% पर, अमाउंट आ गया 14,59,531। 10% का सरचार्ज, रीजन आपकी इनकम हो गई 50 लाख से ऊपर, इसका 10% 1605 और इसका फिर 4% हेल्थ एजुकेशन 64,000। हम 5,000 की लेट फीस लगा रहे हैं, लगेगी, सिस्टम अपने आप लगाएगा क्योंकि आज डेट 6 नवंबर है। 1674,703 21 अप्रैल को जमा कराया सर्व असेसमेंट टैक्स 280, पेंशन पर कट गया 1180 और ये अभी देना, ये देखिए। और ओल्ड रिजीम अलाउड नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में आफ्टर ड्यू डेट। हम एक्सेल में यूटिलिटी में कर रहे हैं, यदि आप प्रैक्टिकली करेंगे
तो हम ओल्ड रिजीम हम आज ऑफ नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट इट इज अ न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम आपको सिलेक्ट करना होता है और 16 सितंबर बाद इट इज नॉट अलाउड। लेट फीस 5,000 लग गई आफ्टर 16 सितंबर। अब आपकी कोई क्वेरी हो तो रेनू पूछें जरा बच्चों से, नहीं तो फिर मैं एक्सेल यूटिलिटी शुरू करूंगा। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सर good मेरा morning. डाउट था जो हमारा 80cc और 80cc-D1 हाँ हाँ, 50 लिमिट है ना, यस राइट, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है। 80 नहीं, इसमें देखो 3 है, 80C, 80CC1 और 80CCC। पेंशन स्कीम भी एक होती है, इन सबका तीनों का टोटल 1,50,000 को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन सिस्टम में बग है, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। हाँ 70,000 जो न्यू पेंशन स्कीम है ना, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, न्यू पेंशन स्कीम में जो आपका 70,000 है उसमें पहला 50,000 मिल जाते हैं 80CC1B के अंदर, ठीक है, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको ले जाएंगे 80CC1 के अंदर, क्योंकि 80C, 80CCC, 80CC1 का टोटल कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। तो सबसे पहले हम 80CC1B में ले जाते हैं जो भी अमाउंट, क्योंकि फिर में लिमिट मिल जाएगी 1,50,000 प्लस 50,000, हमें 2 लाख की लिमिट मिल जाती है मैक्सिमम। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेरी? आप मेरे लेक्चर के बीच में भी क्वेरी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रेणु जी आप उनको बच्चों को बता दो एट एनी टाइम कोई भी क्वेरी, और बीच में मैं खाना पीना भी करता जा रहा हूँ। मेरे पास पानी की बोतल भी पड़ी है, कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, बिस्किट भी पड़े हुए हैं। देखो बच्चे तो बेचारे कॉलेज के अंदर बैठे हुए हैं, बच्चों को खाना पीना तो अलाउड नहीं होगा ना। अच्छा, इनको आपने क्वेश्चन का प्रिंट आउट दे दिया है ना? ओके ओके राइट। एंड टैक्स कैलकुलेशंस, चलिए मैं आपको पहले वेबसाइट दिखा देता हूँ। देखो ये मेरी वेबसाइट है taxclasses.in, और इस पे कहीं भी आपको लॉगिन पासवर्ड नहीं पूछा जाता। आप सेमेस्टर 5 हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, इसको क्लिक करें और यहाँ पर डॉक्टर वीके सिंघानिया की बुक में 10 केस स्टडीज हैं, वो हमने सारी की सारी सॉल्व कर रखी, और ये पिछले सालों की हैं। आपने करनी है 25, 26, आप पिछली वाली स्टडीज को नहीं करना। ये देखिए, ये आपका, ये हमारा सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम प्रोग्राम आइटम 1, आइटम 2 जो भी है। केस स्टडी 1 ओल्ड टैक्स रेट रिजीम, केस स्टडी 1 न्यू टैक्स रेट रिजीम 3, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ये आपकी टैक्स कैलकुलेशंस है, ये देखो यहाँ पर ये खुल जाएगी, ये खुल गई। यदि आप यहाँ से खोलना चाहें फील्ड एक्सेल वर्कबुक, ये खुल जाएगी, और कोई पासवर्ड एक्सेट्रा नहीं। ये फील्ड एक्सेल वर्कबुक है हमारी, जो आज हम केस स्टडी कर रहे हैं। इसमें देखिए शीट्स 32-33 शीट्स होती हैं, जनरल, सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की शीट, कैपिटल गेन की शीट, 80C की शीट, 80D। आप इसको यहाँ से, ये एरो बना हुआ है, यहाँ से आप जाएंगे तो आगे चलता जाएगा। TI-TDI की शीट, IT की शीट, TDS वेरिफिकेशंस, फिर आप करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स TI-TDI की शीट पर, और यहीं से आपका खुल जाता है लेक्चर। ये वीडियो लिंक है। 70 days 19,000, लेकिन अभी आपको हम और कोई क्वेरी देखें मैं फिर मैं आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ले चलूंगा। ये मेरी वेबसाइट मैंने आपको दिखाई अपनी, ये सर यू कैन प्रोसीड विद द वेबसाइट सर। ये देखिए, ये ई फाइलिंग की वेबसाइट है और इसका नाम है एड्रेस incometax.gov.in। ये आपको पूरा पेज दिखाई दे रहा है ना? यस सर। और इस पे देखिए ये है डाउनलोड पर देखिए बाय डिफॉल्ट इट इज 25, 26, इसमें है फिर ITR 1, ITR 2। हम ITR 2 पे ही काम करेंगे, ITR 1 नहीं कर सकते। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें इनकम हमारी मोर देन 50 लाख है। ITR 2 पे आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड वर्जन 1.2 8.42 MB, और रिलीज हुआ पहला हुआ 11 जुलाई और लेटेस्ट जो है 16 सितंबर। इसको आपने क्लिक करना है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। इस तरह से एक आपका डाउनलोड हो जाएगा, डिपेंड करेगा कि आपके कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। ये इसमें 3 फोल्डर है TCS, आपको इसको बाहर निकालना है। ITR 2 अंडरस्कोर असेसमेंट ईयर 25, 26 अंडरस्कोर वर्जन 1.2 XLSM, मतलब मैक्रो एनेबल्ड। ये हमारी वर्कबुक है, डाउनलोड्स में आ गए, ये आपका आ गया। इसके बाद आप इसको क्लिक करें, इसको आप बाहर निकालें ऐसे करके ड्रैग करके। ये आपकी ITR 2 अंडरस्कोर, इसको आप प्रॉपर्टीज में देखें, ये है 9.36 MB की फाइल। यदि आपको इस फाइल को खोलने में कोई दिक्कत आ रही है,
कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप इसको करें अनब्लॉक। यहाँ पर अनब्लॉक के कर दें अप्लाई। कुछ हो सकता है सिस्टम में इस तरह की प्रॉब्लम आए, अप्लाई करने के बाद फिर इसको करें ओके और फिर इसको खोल दें, ये खुल जाए। सबसे पहला आपको मैसेज आएगा, दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26, ग्रीन सेल्स आर फॉर डाटा एंट्री, रेड टेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स, और Ctrl+X Ctrl+V ये आपको नहीं करना है। इसको हमने ओके किया। यहाँ पर शीट देखिए 32 शीट्स, पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट सी 3, 4, 5। यदि आप यहाँ पर क्लिक कर दें सीधा तो आप उसी शीट पे पहुंच जाएंगे। ये पहुंच गए। इसको यहाँ से आप जूम करते रहिए जितना आपको चाहिए। ये आपकी होम की शीट, ये डिफरेंट शीट्स हैं। ये देखो लिखा हुआ है सैलरी का, प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का, 112A का, अदर सोर्सेस का, 80C का, 80G का, ये सारी आपको शीट्स। और आपको चाहिए ये, जैसे ही आप क्वेश्चन करते हैं 1 बाय 1 करते चले। पहले जनरल, इसमें आपको डाटा फिट, इसको जूम कर लें यहाँ से। यहाँ पर नेम, रेड लेवल्स में मैंडेटरी है, देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, पैन नंबर, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग, ये स्टेटस। रेणु जी आप ये बताएं, मैं बच्चों के साथ डाटा एक एक करके सेल में फीड करूं या ऑलरेडी जो मेरे पास फील्ड एक्सेल वर्क है उसको दिखाऊं? आप स्टूडेंट से पूछें कैसा चाहते हैं। मैं सेल में डाटा फीड भी कर सकता हूं एक एक करके। नहीं, जैसे बच्चों को कन्वीनियंट, आप स्टूडेंट से पूछें स्टूडेंट्स को कैसा अच्छा लगेगा। मेक इट बेटर। ठीक है, दैट इज बेटर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं तो घर पे देखो फ्री बैठा हूँ। मैं दोपहर के 3 बजे तक मैं बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ वो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, स्क्रीन पे पूरा आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है? ओके, करेक्ट। तो सबसे पहले हम इसको बंद करके इसका रीनेम कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। इसको हमने क्लोज कर दिया क्योंकि बच्चों को क्लास में एग्जाम में ऐसे ही करना है। इसको अपने रोल नंबर से आप इसको रीनेम कर लें, जैसे मैंने कर दिया SBR और डेट डाल दिया इसकी 06/11/25, क्योंकि और डेस्कटॉप पर रखिए इसका आपको, क्योंकि फिर डेस्कटॉप पर उसका JSON होगी, यदि आप जनरेट कर पा रहे हैं तो डेस्कटॉप पर आ जाएगी। इसको हमने ओपन कर लिया, ओके किया। पार्ट ए, अब देखिए हम पहले भर रहे हैं नेम। नाम बताएं क्या क्या है, मैं साथ के फीड करता हूँ। बच्चों को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओ रेनू। मोहन और अच्छा चलिए, ठीक है, कोई बात। ठीक है, देखिए मोहन तो लिख दिया हमने फर्स्ट नेम के अंदर और दास गुप्ता लिख दिया सरनेम के अंदर। और पैन नंबर क्या है बताओ? सर पैन नंबर इज, यस सर, पैन नंबर इज 88, हाँ राइट, 2456G। और देखो अब एड्रेस में क्या है सबसे अच्छा, पहले कर लें स्टेटस। स्टेटस में क्या है हमारे पास, देखो ड्रॉप डाउन से इंडिविजुअल, ठीक है। ये देखो शीट वाइब्रेट करेगी। और अब कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बताओ, इसको हमने उसमें कर लिया ना, फॉर्मुला बार में पता लग जाएगा। इसके बाद देखो हमने फ्लैट नंबर लिखना है रेड में, और रेड में क्या लिखेंगे देखो, फ्लैट नंबर बताओ सर 28H 5, ठीक है, ठीक है। और इसमें हमें टाउन के अंदर क्या लिखना है सर? जलपाईगुड़ी। स्पेलिंग की कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, प्रोफेसर रेनू आपको पूरे मार्क्स देंगी। हम यहाँ पर आपकी स्पेलिंग चेक नहीं कर रहे। और स्टेट कौन सा है सर? वेस्ट बंगाल। आप देखो इसमें ड्रॉप डाउन से है 32 में। इंडिया देखो अपने आप आ गया। पिन कोड बताओ सर। पिन कोड है 736208। 736208। अब बाकी कर लग दो। देखो एरिया में ही भरना जरूरी है। यहाँ कर देंगे दक्षिण धलकर। दक्षिण धलकर। और ईमेल में एक ईमेल मैंडेटरी है, mohan78@gmail.com। मोहन, फोन नंबर 8857 8857423236। ठीक, अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पर है ये हमारा सेक्शन ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ये देखो ये हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑन और बिफोर, आफ्टर ड्यू डेट, रिवाइज्ड, मॉडिफाइड, आफ्टर कंडीशन डिले। तो हम ऑन और बिफोर करें या आफ्टर ड्यू डेट करें, टेक्स्ट तो निकलेगा लेट फीस के साथ ही। तो हम इसको एज पर क्वेश्चन ऑन और बिफोर ही कर देते हैं, कोई बात, क्योंकि डेट हमें रखी है फाइलिंग की 27 जून 2025।
ठीक है। और यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन में क्या क्या आ रहा है? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, हाँ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी ठीक। रेजिडेंट। तो हमारा ही हो गया रेजिडेंट, ठीक है ना। ये देखो फिर शीट वाइब्रेट करेगी। इसमें ना मैक्रोज लगे हुए हैं वर्कबुक के अंदर। अच्छा आप देखो यहाँ पर हमारा है आधार कंडीशंस फॉर इनिशियल स्टेटस। सर देयर इज वन डाउट सर, हम जैसे जो यूटिलिटी हम डाउनलोड कर रहे हैं, हाँ तो हमारे सिस्टम में वो मैक्रोस इनेबल नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो फिर मैक्रोज आपके वो सिस्टम में करवाना पड़ेगा ना आपको मैक्रोज इनेबल के लिए। और जो मैंने आपको अनब्लॉक करके बताया था वो तो यदि कोई दिक्कत आ रही तो वहां से करके देखो, वहां से शायद हो जाएगा। करके देखो, मैंने कहा था ना उसको बिना खोले बिना ओपन किए उसको राइट क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है आपको और फिर उसको अनब्लॉक करना है, फिर ओके करना है। अच्छा देखो हमने कंडीशंस करनी है। कंडीशंस में ये देखो कितनी कंडीशंस आ गई हमारे पास, सर 4 कंडीशंस हमारे पास। और हमारी कंडीशन कौन सी इसमें एप्लीकेबल है? सर सेकंड, यू आर इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर हाँ, ड्यूरिंग ठीक द है। प्रीवियस ईयर। ये देखो सेकंड कंडीशन में सिलेक्ट कर दी। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये पूछता है डू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 BSE, क्या आपको न्यू रिजीम फॉलो करना है ओल्ड रिजीम? यदि आपको न्यू रिजीम फॉलो करना है फिर तो बाय डिफॉल्ट नो है। यदि आप ओल्ड रिजीम फॉलो करेंगे तो उसको आपको यस करना है, और यस करते के साथ ही फिर शीट जो है वो आपकी वर्कबुक वाइब्रेट करती है। रीजन बीइंग मैक्रो अनेबल्ड शीट्स वर्कबुक है जो कि बहुत सारे फॉर्मूले लगे होंगे, मोर देन 200। अब इसको हमने देखो ओके किया, और हम न्यू रिजीम में करेंगे तो उसको ही कर देंगे सिंपल। हमने इसको किया ओल्ड रिजीम, और ओल्ड रिजीम हम नहीं फॉलो कर सकते, नहीं अप्लाई कर सकते, हम रिटर्न नहीं फिल कर सकते आफ्टर द ड्यू डेट, लेकिन हम कर रहे हैं एकेडमिक एक्सरसाइज। इसको कर दिया हमने यस। लाइव करना ज्यादा बेटर है बजाय कि मैं फील्ड आपको दिखाता। इसके बाद देखो ये है ड्यू आर यू फाइलिंग अंडर 7 प्रोविजो, कि यदि बाई चांस आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल भी हो और यदि आपका 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट हो गया, नीचे कंडीशन लिखी हुई है, तब आपको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होती है। इसको हमने कर दिया नो। हमारी तो इनकम ही टैक्सेबल है, इसको नो करना है, और नो कर साथ ये सब कुछ ग्रे में हो गया। फिर आधार नंबर मैंडेटरी है ही नहीं, इसको छोड़ दो। 115H नो, और ये भी नो। ये FPI इसको करना है आपने नो। और ये आ गया अब आपका, क्या आप रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं, मतलब आप लीगल हेयर हैं या और कोई रीजन है, कोई डॉक्टर है, तब आपको ये करना होता है यस वाला। हमने करना है हम खुद फाइल कर रहे हैं यस नो। नो करते के साथ ही देखो ग्रे हो गया। यदि पार्टनरशिप में होगा तो फिर ये तब एप्लीकेबल है, यदि कोई लीगल हेयर फाइल करता है तब एप्लीकेबल है। अच्छा वेदर यू आर डायरेक्टर इन ए कंपनी, ये भी हमारा नो है। यस सर, नो है। देखो ये सारा ग्रे हो गया। अब ये वाला जो है ये हमारा है यस। अब ये हमारा हो गया ग्रीन। नेम ऑफ द कंपनी क्या है बताओ? राम टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है? डोमेस्टिक। देखो इसमें 2 हमारे पास आ रहे थे ऑप्शन। आप पैन नंबर इसका बताओ। AACR 4485 D। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, यदि कंपनी का पैन नंबर होगा तो C होगा, ठीक है ना। AAC फॉर कंपनी, और राम टेक्सटाइल्स का R आ गया, फिर 4 आ गए आपके न्यूमेरिकल, और लास्ट में अल्फा चेक। इसके कितने शेयर्स थे? ओपनिंग बैलेंस 500, और कॉस्ट उनकी कितनी है? 4,15,000। और देखो कोई शेयर परचेज नहीं है तो सीधा हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ गया 500, ये आ गया, और ये आ गया 4,50,000। अब शीट को कर दो वैलिडेट। शीट के आगे जाना हो ये है, कैलकुलेट टैक्स करना है ये है, ये आपके डिफरेंट ऑप्शंस है। अब देखो शीट ओके हो गई। अब मैं यहाँ से इसका पिन कोड हटा दूं मान लीजिए, और फिर करूं वैलिडेट, तो देखो क्या होता है। ये मैं वैलिडेट करने नहीं देगा। सिस्टम में जो उसके अपना मैक्रोज लगे हुए हैं, जो उसका स्पेशल जितने उसको अल्फा न्यूमेरिक चाहिए वो देने मैंडेटरी है, और साथ के साथ आपको शीट को सेव भी करते रहना है। सर वो चेकबॉक्स ओके कर दीजिए, उसके बाद होगा। हाँ बिल्कुल हाँ। अब इसको किया वैलिडेट। अब देखो उसने क्या कहा, पिन कोड इज मैंडेटरी इन टैब सो एंड सो। कोड था हमारा 736208, ठीक है ना। अब इसको कर दिया वैलिडेट। अब लिया हमने शेड्यूल S। पेंशन आप मिलेगी तभी आपको ही फिट करना है, सैलरी मिलेगी तभी फिट करना है। अब इसमें एम्प्लॉयर का नाम, एसेंटियस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में देखो आपके कई मिलेंगे आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, पेंशनर का फिर नीचे आ गया CG, SG, PSU, अदर्स, तो हम डाल देंगे इसको अदर्स में। और यहाँ इसका टेन नंबर क्योंकि टैक्स कटा हुआ है इसका टेन नंबर क्या है एम्प्लॉयर का? ALA 69851 F। अच्छा देखो ये जो 10 नंबर आया कैसे बना होगा,
ये देखो कलकत्ता की कंपनी होगी, हमारा दिल्ली का DL होता है, मुंबई का MEO में होता है, कोलकाता तो बाद में बना, पहले कलकत्ता था, तो CAL, और एसेंटस का आ गया A, 5 न्यूमेरिकल। अब इस 5 न्यूमेरिकल को आप डिवाइड करो 7 से, देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है, करो 69851 को, 5 बचा ना, यदि 7 से डिवाइड करें तो 5 बचता है, और 5 के बाद अल्फा चेक क्या आएगा, ABCDEF। ये मेरी अपनी रिसर्च थी, ये आपको कहीं मिला नहीं था, और आज से 15 साल पहले मैंने निकाला था। और मुझे प्रैक्टिस करते हुए 26-27 साल हो गए, और कॉलेज में मुझे पढ़ाते हुए मैंने कॉलेज में पढ़ाया 42 ईयर्स, और 6 साल मुझे रिटायरमेंट को भी हो गए। मेरी एज 71 है, और देख लो वर्किंग अभी मेरी बहुत अच्छी चल रही है। रेनू जरा तारीफ कर दो मेरी एज की। सर यही चीज तो मैं कल आपको बोल रही थी कि आपको देख के, आपका एंथुसियाज्म देख के कई बार हमें लगता है कि हम इसी एज में थक गए हैं। देखो मैंने तुम्हें 1 घंटे के अंदर सब कुछ डाटा भेज दिया था। हाँ हाँ, यस कर सकता था। अब देखो इसको करने हमने वेस्ट बंगाल, ये कोई बात नहीं, आज से 20 साल के बाद यही कहोगी आप, चिंता नहीं करो, मुझे 20 साल और प्रैक्टिस कर रही है ऐसे ही। सर 20 साल बाद हम आपको कहेंगे आप 71 के हो। ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो हमने लिख दिया, वेस्ट बंगाल ड्रॉप डाउन से उठाया, और कोलकाता सिटी में लिख दिया, पिन कोड लिखना है, इसका पिन कोड बताओ। 70023। ठीक है, और एड्रेस बाद में लिख दो, एड्रेस में क्या है, 86/251। ठीक है। अब देखो इसमें ना ये आपके हैं, ड्रॉप डाउन में आप करेंगे तो बेसिक सैलरी, DA, कन्वेंस, सपोज करो यहाँ आपको बेसिक सैलरी भी हो, DNS अलाउंस भी हो, कन्वेंस भी हो, और भी ज़्यादा हो, और यहाँ आपके बाय डिफॉल्ट 2 हैं, तो आपको करना क्या है, ये नीचे है यहाँ पर, ये ऐड रोज, यहाँ पर जितने आपको चाहिए फिर आप नंबर ऑफ रोज बढ़ा सकते हैं, 3 करने हो तो 1 और बढ़ा लो, 4 करने हो तो 2 और बढ़ा लो, क्योंकि ये तो इस क्वेश्चन तो चांस की बात है कि पेंशन का है, अदरवाइज कई बार 5-5, 6-6 भी है। जैसे मैं आपको 7th का दिखाता हूँ, देखो इसमें बेसिक सैलरी है, फीस है, अदर अलाउंस है, लीव एनकैशमेंट है, तो हमने क्या किया, यहीं पर इसको ऐड कर लिया, यहाँ पर ऐड रोज करके यहाँ में 2 और ऐड चाहिए, हमने 2 ऐड किए, और देखो ये खुल गया। ठीक है, हमने लिखना है पेंशन वाला, अब ड्रॉप डाउन से उठाओ उसको, ये आ गई एन्युटी और पेंशन, और अमाउंट कितना है, 46,90,000। ये देखो ये। सर आई हैव अ डाउट सर, जैसे बेसिक सैलरी, अगर हमारा क्वेश्चन होता है कि बेसिक सैलरी हमें सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्ट होते हैं, तो जैसे हमारे पास जो रमन के मेहता वाला केस है, हाँ हाँ वी आर गिवन विद लीव ट्रैवल कंसेशन। हाँ, तो इसमें लिखते हैं ना, फिर यहाँ लिखते हैं ना, देखो यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर हम सर अमाउंट क्या डालेंगे, लाइक वी आर गिवन 52,000 इज एग्जेम्प्ट एंड वी हैव रिसीव्ड, ऊपर 58,000 लिखेंगे, हाँ, एंड यहाँ एग्जम्प्टेड अमाउंट लिखेंगे। ये देखो ना, ये 7th केस जो है, ये निहार के ऑफिस वाला केस है, इसमें देखो ये अमाउंट है ना, ये फीस कंसेशन 3 लाख लिखा हुआ है, ठीक है, और एग्जम्प्टेड वाला कितना अमाउंट है, ये देखो ये 1,98,000, ये 40,000, ये 3,600, अच्छा 46, देखो 90 लिख दिया हमने, और इसमें 50 यहाँ पर लिखते हैं ना अलाउंसेस में, ये यहाँ पर है, यस सर, और अब नीचे जो है 50,000 अपने आप आ गया, स्टैंडर्ड एक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी, अपने आप जनरेट होगी, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये आ गया 50, तो 46,50,000 हमारी आ गई। ठीक है, इसको भी हमने कर दिया वैलिडेट। अब ले लेते हैं हम अदर सोर्सेस, इसमें क्या क्या बताओ सर। अदर सोर्सेज में वी हैव इंटरेस्ट फ्रॉम REC बॉन्ड्स, नहीं, पहले तो सेविंग का लिख लो ना, सेविंग बैंक सर 98,750, 98, और उसके बाद सर REC बॉन्ड्स का इंटरेस्ट है। अच्छा REC का देखो कहाँ लिखेंगे हम, वो लिखेंगे हम, हाँ अदर्स में, लेकिन इसके साथ ही अब देखो जो हमारा NSE का इंटरेस्ट है, NSE हमारे कितने के हैं, 12,000 के, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो कितना निकल आया 924, तो 4,80,000 और 924, तो यहाँ हम लिख देंगे 480,924, टोटल कितना हो गया 579,674, और इसको भी कर देते हैं वैलिडेट। इसके बाद हाँ सैलरी गिफ्ट गया था ना, हॉस्पिटल तो रह गया, कोई सी सीट कभी भर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले आप स्टेट लिख लो, ज्यादा अच्छा, स्टेट कौन सा है बताओ सर? दिल्ली। ये हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, तो इसको करना है ड्रॉप डाउन से दिल्ली, ये 9 नंबर पर होगा, और इंडिया देखो अपने आप आ गया, ठीक है ना, ये 11,007, सर वो 11,007। अब एड्रेस भर लो, K5/97, K5/97,
ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ। अच्छा, कौन होगा? तो देखो सारा ग्रे हो जाएगा। अभी हमने इसको कर दिया नो, तो ग्रे हो गया। यदि एक से ज्यादा मालिक प्रॉपर्टी के होते, जैसे मान लीजिए जॉइंट प्रॉपर्टी होती, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कॉनर का नाम और उसका परसेंटेज। अच्छा, प्रॉपर्टी हमारी सेल्फ ऑक्युपाइड, ये लेट आउट, ये देखो आपके पास आ गया। अब मैंने कहा था ना 3 तरह की, सेल्फ ऑक्युपाइड, लेट आउट, डीम्ड लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्युपाइड तो सेल्फ ऑक्युपाइड हो गई जिसमें हम रह रहे हैं, एक लेट आउट हो गई, एक हो गई मान लीजिए 3 प्रॉपर्टी आपकी है, तो 2 तो रहेंगी सेल्फ ऑक्युपाइड, एक रहेगी डीम्ड लेट आउट। उसमें भी आपकी सारी असेट्स उस तरह से काम करेगी। मतलब रेंट, नोशनल रेंट कितना मिलेगा, है ना? नोशनल रेंट के बाद फिर उसका म्युनिसिपल जो टैक्स है उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, हाउसिंग लोन का भी मिल जाएगा। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड में ओल्ड रिजीम के अंदर तो मिल जाए आपको डिडक्शन, लेकिन न्यू रिजीम के अंदर नहीं मिलता। तो हमने इसको कर दिया लेट आउट। मेरे को ना फिजिकल में ज्यादा मजा आता है। कल अभी मेरा परसों लेक्चर था मेरा उसमें जिंदल यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छा लगा। नहीं सर, नेक्स्ट टाइम से हमारा आपका सेशन हमारे अब देखो हमारा टेनेंट का नाम नवीन, ये लो, नवीन मोटर्स लिमिटेड, नवीन मोटर्स ही है। हाँ तब अच्छा देखो ये फर्म है ना, नवीन मोटर्स फर्म है। तो इसमें देखो चौथा अल्फाबेट एफ आ गया, AAA F N फॉर नवीन और 4 न्यूमेरिकल बाद में अल्फाबेट। तो जो मैंने आपको अभी बताया था पीपीटी दिखा के, उसका पर्पस ये था कि आप चीजों को समझें। आधार वाले सेक्शन में कर रहे सर। अच्छा क्या पेन नंबर है? देखो अब आगे ना स्ट्रक्चर इसका, AAA सीरीज हो गई, F फॉर फर्म और N फॉर नवीन और 4430Z। अब इसमें अमाउंट कितना लिखेंगे बताओ? 9,40,000। ये देखो अपने आप आ गया 30%। हमारी रिपेयर भी है इसमें, सॉरी म्युनिसिपल टैक्स 37,000। देखो अपने आप चेंज हो गया सब कुछ। और हाउसिंग लोन भी है ना, हाउसिंग लोन नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए ठीक है। ये आ गया अमाउंट 6,32,100, इसको भी कर दिया वेरीफाई। अदर सोर्सेज का हमारा हो ही गया, ठीक है ना। हम कर रहे थे ATC में अमाउंट हमारे क्या क्या बताओ? ATC में पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जाएगा 1,30,000 और 924 है ना। और इसका वन सर जो NSC का जो 12,000 है उसको हम नहीं डालेंगे सर इसमें। नहीं जो NSC लिस्टेड अमाउंट है नहीं इंटरेस्ट अमाउंट आएगा ना, वो तो इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर में क्लेम कर लिया होगा, वो तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी भी क्लेम अंडर ATC। अब तो सिर्फ इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट को अदर सोर्सेज में ऐड करेंगे और उसी का लेंगे डिडक्शंस ATC के अंदर। हमने 920 वो इस साल की इन्वेस्टमेंट होती तो हम हाँ यस राइट वो अप्रैल में होती है, अप्रैल हाँ 2024 की होती है। हाँ बिल्कुल। यदि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25 की होती फिर लेते हैं ना। तो वो सर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट लिखते हैं उसकी वैल्यू, मतलब जो इंटरेस्ट पहले फर्स्ट ईयर तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं ना हमें। पहले साल तो हाँ पहले साल तो इन्वेस्टमेंट मिल गई, फिर 5 साल तक मिलेगा इंटरेस्ट। लेकिन जो लास्ट ईयर होता है जब हम रिडीम करवाते हैं तो लास्ट ईयर वाले इंटरेस्ट को हम ATC में लेंगे। हम उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तो काउंट करते हैं लास्ट ईयर वाले को, लेकिन उसको ATC में नहीं आएगा क्योंकि वो री इन्वेस्ट तो हुआ ही नहीं ना भाई। हमने NSC खरीदे 20,000 के, फिर उसको हमारे को जो इंटरेस्ट मिल सकता था हमने उसको दोबारा से एक तरह से री इन्वेस्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट तो हो गया टैक्सेबल और जो री इन्वेस्टमेंट हो गई वो हो गई ATC के अंदर। अच्छा अब इसका लास्ट ईयर में इन्वेस्ट नहीं हुआ तो हम इसलिए उसको ATC में क्लेम नहीं करेंगे। हाँ नहीं बिल्कुल, लास्ट ईयर तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही की थी ना, और इस साल सिर्फ इंटरेस्ट को हमने री इन्वेस्ट किया। अब देखो यहाँ पर आपको PPF का नंबर लिखना है, कोई नंबर गलत भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा ये हमारे NSC का 11121 नहीं 1 हाँ 31। अब मैं आपको इसका वो बताता हूँ इसमें क्या बग चल रहा है। ATC के बाद हमारी और डिडक्शंस क्या है? ATD की भी कर लेते हैं पहले, ATD की भी कर लेते हैं ना पहले। अब इसमें देखो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली नहीं, अब हम कर रहे हैं इसका अपना, और ये है सीनियर सिटीजन। अब देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इफ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। हम पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो ये सीनियर सिटीजन तो खुद ही है, ठीक है ना। अच्छा ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड सीनियर सिटीजन हो और वाइफ उस कम और ज्यादा हो, इसमें देखो एनी है। मेरे कहने का मतलब है यदि कपल में एक सीनियर है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, सिंपल सी बात है भाई। हो सकता है वाइफ सुपर सीनियर हो और वाइफ हस्बैंड सीनियर हो, उल्टा भी हो जाता है ना, उसमें क्या बात है। और या वाइफ की एज 60 है और हस्बैंड की 52 है या हस्बैंड की 68 है, तो हमें यहाँ पर सिंगल का चाहिए। और यहाँ पर आपको देखो यह सूत्र के साथ ही ये सारा ग्रे हो गया। अब नीचे वाला खुलेगा, ये देखो ये खुल गया। और इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है? मैक्स लाइफ। और पॉलिसी नंबर
सर 897754 8977 54 2135 2135 4789 4789 61। और अमाउंट कितना है? सर अमाउंट इज 52,000। लेकिन सिस्टम कितना लेगा? 50, 50,000 क्योंकि 50 की लिमिट है ना। अब एक और दूसरा है नीचे, यहाँ पेरेंट्स की बात होती है। ये रहा, वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज ए, नंबर 2 पर चल रहा है ये। इसको करना है कि हम क्लेम कर रहे हैं तो नॉट, क्लेम नहीं कर रहे हैं तो नॉट क्लेमिंग। यदि हमारे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो यस करना है, और यदि सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो करना है। तो इसको क्या करेंगे बताओ? नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। अच्छा, अब मैं यदि यहाँ पर पूछूं, ये एसएससी तो हमारा है सीनियर, तो क्या पेरेंट्स नॉन सीनियर हो सकते हैं? सर क्यों? सोच कर देखो, कैसे नहीं हो सकते? सर पेरेंट्स की एज बच्चे मतलब उससे तो ज्यादा ही होगी, तो अगर बच्चे सीनियर में सिटीजन में आ रहे तो अरे तो फादर की डेथ हो गई, ठीक है, मदर ने शादी कर ली छोटे वाले से, फिर मदर की डेथ हो गई, फिर उसने शादी कर ली, क्या कुछ नहीं हो सकता? कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से होते हैं। मैं फिजिकल जब मेरे को ना तब बताऊंगा कैसे पॉसिबल है ये, चिंता नहीं करो। और हमने केस देखे हुए हैं, मतलब एसएससी सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स उसके जो है नॉन सीनियर, इट इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हमने कर दिया वैलिडेट, ठीक है। अब 80GGC ले लो, ये सर डोनेशन की नहीं 80G में नहीं आएगा, 80GGC का अलग से है। 80G पॉलिटिकल डोनेशन है ना ये, इसका अलग से है। देखो पहले तो डेट क्या बताओ? डेट सर डेट इज 21 दिसंबर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कैश वाला तो मिलेगा नहीं आपको, अदर्स में। हाँ, 20,000 और ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर सर 781253 ठीक है, और IFSC कोड DARB BARB 0IND ELX है, क्या है? ELX। ELX। अब इसके बाद 6A पे आ गए हम। ये देखो, ये 13924 किस किस का आ गया? ये आ गया हमारा NSC का इंटरेस्ट और PPF का, ठीक है। ये आ गया हमारा मेडिकल इंश्योरेंस का, ठीक है, और ये आ गया 80GGC का। हमें लिखना जो है वो न्यू पेंशन स्कीम की बात कर रहे थे हमने पहला 50,000 तो यहाँ लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पर लिखते साथ ये ग्रीन हो गया। अब इसका प्रान नंबर 4621, ठीक है। अब देखो 20,000 हमें लिखना कहाँ पर है? एक डाउट है सर, हाँ बताओ। 80D और 80G मेरी वो शो नहीं हो रही है। नहीं, आगे चलो ना इसको, ये एरो से आगे चलो, ये एरो है ना, नहीं ये तो हो नहीं सकता ना। 80GGC की शीट नहीं है। मेरे पास तीनों ही शीट्स नहीं है, कौन? 80C, 80D और 80GGG। हाँ तो आपने फिर ऑल्टजिम नहीं किया होगा, चेक करो सबसे पहले वाली सब। नहीं, इसको एक काम करो, नहीं मैं दिखाता हूँ, इसको पार्ट ए वाली शीट पर जाओ और इसको आपको यस करना है। डू यू विश टू एक्साइज ऑप्शन 115 BSc, इसको देखो यस है नो है, चेक करो इसको। पर सर वो करके भी नहीं हो रहा है। करके तो देखो ना, ये शीट तभी अपीयर होंगी जब ये यहाँ पर यस होगा। सो मैं करके देखूंगी। अच्छा, दूसरा, इसको ऑन और बिफोर ड्यू डेट करना। नहीं, दूसरा रीजन ये भी है ना, इसको ऑन और बिफोर ड्यू डेट भी करना, वो भी जरूरी है। यदि आपने आफ्टर ड्यू डेट कर दिया तो अलाउड ही नहीं है ना, वो करने नहीं दे रहा होगा आपको। दोनों को चेक करो, इसको ऑन और बिफोर ड्यू डेट और यहाँ पर यस। सर मैंने ना घर पे क्वेश्चन ट्राई किया था, मैंने दोनों चीजें की थी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपकी वीडियो से चल रही थी, पता नहीं वो मेरे पास शीट ही शो नहीं हो रही है। नहीं, लैपटॉप को बेच दो OLX पर और दूसरा खरीद लो उस लैपटॉप को बेच के दूसरा खरीद लो, उसको ना उसको वो खरीद लो, अपना सिस्टम खरीदो, कंप्यूटर। नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, एक तो आपका रेजिडेंट हो, चेक कर लेना, एक ऑन और बिफोर ड्यू डेट और एक आपका यस वाला, ये हो जाएगा। नहीं तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, नहीं तो मुझे वो अपना ऑनलाइन कनेक्ट करके ना किसी मोड से फिर मैं आपको बता दूंगा। पॉसिबल ही है जो आपने कहा। सिस्टम देखो, एक्सेल आप डाउनलोड करो, मैं डाउनलोड करूं, बात एक ही है। ऐसे ही हो सकता है कि आप डाउनलोड करो तो कोई दिक्कत आएगी, मेरे हाथ में कोई मैजिक नहीं है। अच्छा देखो, यहाँ पर हमने करना है 20। अब ये सिस्टम में बग है, देखो यहाँ पर, अरे ये तो अमाउंट ले लिया इसने, ये मैंने आज डाउनलोड किया तो इसका तो सिस्टम ठीक हो गया इसका। मैं कल ले रहा था, जब मैं कल कर रहा था उसमें भी नहीं हुआ था, 20,000 ले नहीं रहा था।
तो अब कैसे ले लिया इसने? आपने वीडियो में बताया था, फिर मैंने उसको हाँ। जाके करा था। लेकिन अब तो ले रहा ही है, मैंने आज ही डाउनलोड किया ना इसको। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 80 TTB में हमने कितना अमाउंट लिखना बताओ? 98,750। ये 50 आ जाएगा, इसको कर दिया वैलिडेट। और हमारी डिडक्शंस कितनी आ गई? 3,20,000। सर आरईसी बॉन्ड्स पर टैक्स डिडक्ट नहीं होता? नहीं वो TDS नहीं काटते ना उस पर, नहीं उस पर ना उस पर 80 TTB नहीं मिलेगा। 80 TTB मिलता है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FDR का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस का। यदि RAC का बॉन्ड का इंटरेस्ट है वो नहीं आएगा, NSE का इंटरेस्ट ये कुछ नहीं आएगा, किसी इंटरनेशनल कंपनीज का भी नहीं आएगा, ये नहीं आता। इसमें 80 TTB में सिर्फ सेविंग का और FD, हाँ पोस्ट ऑफिस का और बैंक का। लेकिन देखो ये तो आज हो रहा है, ये ना पीछे से सिस्टम में ना जो यूटिलिटी में इन्होंने ठीक कर दिया इसका। चलो कोई बात नहीं। मेरे वीडियो में कई बार, अब मेरा वीडियो तो अपलोडेड है 8 अक्टूबर का, आप देख रहे हो आज, तो उसमें कुछ चेंजेस तो हो सकती है ना। ये शेड्यूल ऑफ एल है, इसको देखो लिखा हुआ है इस पर, एसेट्स लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर एप्लीकेबल इन केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, और हमारी है 55,31,000 के आसपास, ठीक है ना। तो यदि हमने भरना है तो इसको आपको यस करना पड़ेगा, और मतलब आप ना भरना चाहे तो भी काम चलेगा, लेकिन आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती है फिर ये आपको जनरेट नहीं करने देगा, अपना ना टैक्स कैलकुलेट करेगा ना जनरेट करेगा GST। और इसमें वही एड्रेस भरेंगे आप, और इसमें वही ज्वेलरी का अमाउंट, इसको फिल करें बताओ, मैंडेटरी नहीं है। इसको 25,000 और शेयर्स का है 80,30,000। अरे कोई बात नहीं, इसको नो कर देते हैं। आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखा देता हूँ, इसको तो नो कर दिया, ये ग्रे हो गया। 86,30,000 और कैश इन हैंड 85, और क्या है बैंक बैलेंस 24, और कार का है, कार का हमारे पास है 1150/700। और ये देखो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी इन रिलेशन टू A and B, मतलब इन एसेट्स को खरीदने के लिए कोई अपनी लायबिलिटी है वो लिखते हैं। अमाउंट कितना है? 2 लाख। अब देखो ये जो सज्जन है इनकी कार कितने की है? 11 लाख की, और एज है इनकी 80 साल से ऊपर, और अभी 2 लाख का लोन लेकर घूम रहे हैं। और कार कब की खरीदी थी? 2014-15 में। इनसे पूछे तो कर क्या रहे थे ये, लोन क्यों नहीं चुका रहे, और 46 लाख पेंशन ले रहे हैं। लोग ना अक्लमंदी नहीं दिखाते, सर पे कर्जा एक एज के बाद बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, 0, टेंशन फ्री रहना चाहिए। अब देखो ये हम आ गए पार्ट बी TTI की शीट पर, यहाँ पर सबसे पहले इसको नो करना है 19 वाले पे, और यहाँ आपको बैंक का नाम, IFSC कोड क्या बताओ? IFSC कोड SCBL हाँ 0036। अब देखो जैसे ही आपने एंटर किया बैंक का नाम अपने आप आ गया। अकाउंट नंबर 8745 6128 640, और यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेविंग कर लिया, और इसको कर दिया चेक। इसको भी चलो वैलिडेट कर लेते हैं, बाद में टैक्स कैलकुलेट करवाएंगे यहाँ से। IT की शीट, ये आपका जो आपने सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स पे किया, दोनों इसी शीट में आएंगे। बताओ क्या है? BSR कोड 008654 0008654, और डेट ऑफ डिपॉजिट अमाउंट है 280, और ये TDS 10 ऑफ द एम्प्लॉयर CA 69851F। और सैलरी जो लेते हैं ना वो लेते हैं बिफोर स्टैंड डिडक्शन, सैलरी पेंशन जो भी लेंगे हर क्वेश्चन पे लेंगे एग्जाम्पशंस के बाद, लेकिन बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन 46,90,000 इसकी। और TDS इसका कितना है? स्टैंडर्ड से पहले, स्टैंडर्ड से हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन से पहले। तरीका यही है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, उसमें स्टैंडर्ड से पहले की बात होती है। 4690, आप इसको भी कर दो वैलिडेट। यदि बाई चांस में TDS किसी बैंक ने काटा होता फिर यहाँ पर होता, इसको करते सेल्फ, इसको करते यहाँ पर सेक्शन कोड करते हैं किस सेक्शन के अंदर कटा है, और यहाँ अनक्लेम्ड वाले में कुछ नहीं करेंगे, फिर लिखेंगे इसका टेम्पर तो लिखेंगे सेक्शन क्लेम्ड इन ऑन हैंड्स, डिडक्टेड इन ऑन हैंड्स, और बाद में यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट और हेड्स ऑफ इनकम कौन सी है, किस हेड की इनकम और टैक्सेबल आप कर रहे हैं। वेरिफिकेशन, इसको TDS को वैलिडेट कर लो। देखो नाम तो अपने आप आ गया, फादर्स नेम लिखना है, क्या है नाम क्या है, और इसको करना है सेल्फ, हाँ इसको करना है सेल्फ, डेट आज किया जाएगी अपने आप, और इसको कर दिया हमने वैलिडेट। अब कर लेते हैं हम TI-TDA की शीट पर, इसको करें हम कैलकुलेट टैक्स। ये हमने इसको यहाँ से हटा दिया था क्या, 7 प्रोविजन देखो ये था ना हमारा, इसको हमने, यदि कोई गलती होगी तो फिर टैक्स कैलकुलेट नहीं करने देगा। अब देखो ये तो हमारी सैलरी आ गई स्टेट, अब मेरी कैलकुलेशन के साथ मैच कर लो,
4640, 630 to 100। इसके बाद इनकम अदर सोर्सेज आ गया, ये टोटल आ गया 58,521,774। और ये आपके डिडक्शंस आ गई 3,20,000। ये देखो टैक्स आ गया 14,59,531। हमारी कैलकुलेशंस का ये आ गया सरचार्ज। और ये जो आपका 16,69,703 इससे पहले का, हमने क्या किया 234A का इंटरेस्ट को रिमूव कर दिया, क्योंकि देखो आज तो आपका नवंबर है, अगली बार दिसंबर हो जाएगा अगले महीने, तो फिर ये चेंज होता रहेगा। तो मेरी कैलकुलेशन और आपकी में गैप आ जाएगा। 1180 आपका TDS जो एक्स एम्पायर ने काटा, 280 का सेल्फ असेसमेंट और 214,700 अभी देने बाकी है। और हमारी कैलकुलेशन भी यही कह रही है। इसके बाद इसको कर दिया जनरेट JSON, इसको ओके करना है। प्लीज एंश्योर टैक्सेस आर पेड। यदि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते टाइम यदि आपकी कोई टैक्स लाइटी है तो आपको पे करना मैंडेटरी है, नहीं तो रिटर्न हो जाएगी डिफेक्टिव। क्लिक ऑन सेव। ये देखो एक शीट तैयार हो गई है वेरिफिकेशन के बाद। इस समरी की शीट में क्या क्या है, एक तो नाम है, फादर्स नेम है, फाइलिंग डेट है, पैन नंबर है, वेरिफिकेशन पैन डेट है, और 1180 का जो TDS काटा TDS 1 की शीट पर है। और ये हमारा 280 है, ये जो हमने खुद जमा करवाया, सॉरी हाँ सेल्फ असेसमेंट जमा कराया। इसको कर दिया सेव JSON। मेरे सिस्टम में पहले आ रही थी कंपाइल एरर, अभी वही है कंपाइल एरर इन हिडन मॉड्यूल जनरेट JSON। जैसे जो वो एक स्टूडेंट कह रही थी कि मेरे कंप्यूटर में गड़बड़ है, उसी तरह से मेरे कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ लग रही है, ये मुझे कंपाइल एरर बार बार दिखाता है। मैं JSON जनरेट नहीं कर पा रहा, जबकि मेरा सिस्टम 64 बिट का है और अच्छा है। मैं इसको हेल्प में जाऊं, ये कहता है दिस एरर कॉमनली अकर्स व्हेन कोड इज इनकम्पैटिबल विद द वर्जन इन अ डॉक्यूमेंट टारगेट 32 बिट बट इट इज अटेम्प्टिंग टू टर्न ऑन। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। तो इस तरह से आप JSON जो है वो आप जनरेट कर लेंगे, वो आपकी सिस्टम पर आ जाएगी। आप इसमें कोई क्वेरी है तो बताएं। हाँ यस सर। हाँ बताएं। सर यस सर, माय स्टूडेंट इज इंक्वायरी। सर एक्चुअली आपने जैसे JSON फाइल दे रखी है ऑफलाइन यूटिलिटी के लिए, आपकी वेबसाइट पे है वो हाँ हाँ JSON फाइल कि हम लोग प्रीफिल्ड डाटा डाउनलोड करके अपनी ऑफलाइन यूटिलिटी पे कर सकते हैं। बट वो जो प्रीफिल्ड डाटा की फाइल है वो फॉर्मेट नहीं वो प्रीफिल्ड वाली वो लास्ट ईयर की थी। आपने 2025-26 वाला करना है ना, आपने पिछले उस पर नहीं जाना है ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। हम कर रहे हैं 2025-26। मैं आपको दोबारा अपनी दिखा देता हूँ। ये देखो आपको जाना है, इससे पहले नहीं जाना। ये आपको 21 के बाद नहीं जाना, 22 के बाद नहीं जाना, ये कह लो। आपने इससे पहले वाली उठा ली होंगी, ये वाली, ये लास्ट ईयर के हैं क्वेश्चंस। ये देखो ना, उसमें असेसमेंट ईयर 2024-25 में लिखा हुआ है। मैंने बहुत सारा डाटा तो रिमूव कर दिया यहाँ से, फिर 24-25 से पहले 22-23 का भी है, वो नहीं करना आपने। आपने सिर्फ 1 से लेकर 22 तक ही रहना है। ये रहा 22 दिल्ली यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जामिनेशन, ये सिलेबस है, ये केस स्टडी 1 है। मैं साथ में इसलिए असेसमेंट ईयर भी लिख रहा हूँ। हम किस असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं? 25-26। हाँ यस राइट। और ये मेरी उसका है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारा ऑफलाइन यूटिलिटी है, हाँ फाइल करने के लिए ओपन नहीं हो रही। नहीं तो JSON तो करनी नहीं ना, हमें JSON नहीं करनी। मैं वही तो करूँ JSOन के लिए। तो देखो ये जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ITR ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर है सब कुछ। और 10 के 10 केस स्टडीज जो है वो मैंने अपलोड कर दिए। गोल्ड पे चलाता है। And we are grateful for the time you took to and for sharing your knowledge, experience, and wisdom. So, sir, your energy and enthusiasm are truly inspiring, especially knowing that even at the age of 71, a special thank you and guiding us throughout the session. We are equally grateful Pratham Bansal and myself, Diksha Kharkar. Last but not least, थैंक यू। सर आप इतने सालों से मैं देख फॉर पास्ट 15 to 16 इयर्स, और आप मेरा देखो 20 साल का टारगेट और है। मैंने 90 तक क्रॉस करना है और 90 तक किसी से लेक्चर डिले करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बच्चों को मैंने बताया कि सर की फिटनेस का राजेश सर का योगा आज नहीं वो शाम को हो जाएगा, शाम को कर लेंगे, कोई बात नहीं। सर आई हैव डाउट हाँ, जब मेरी सर मेरी अगर NSE मैच्योर होती है जैसे हाँ 50 ईयर में, तो ठीक है। उसकी इनकम में कहाँ नहीं देखो NSE का आपने जो इन्वेस्ट किया था तो पहले साल आपको इन्वेस्टमेंट मिल गया ATC में, ठीक है। और हर साल आपने 4 साल उसका इंटरेस्ट दिखाया उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और उसको फिर ATC में लिया आपने री इन्वेस्टमेंट। लेकिन 5th ईयर के अंदर जो पैसा मिलेगा सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन लास्ट ईयर का सिर्फ इंटरेस्ट होगा इनकम अदर सोर्सेज में, लेकिन ATC के अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो री इन्वेस्टिंग हो तो पैसा मिल गया आपको।
और वो टैक्सेबल प्रिंसिपल अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, वो तो आपका अपने पैसा था ना भाई। 20,000 के आपको मिले 30,000, तो आपने 20,000 तो वापस मिल गया आपको, और जो इंटरेस्ट था वो आपने साथ का टैक्स दे दिया उस पर। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर मेल कर यूट्यूब पर पूछकर, फेसबुक पूछकर पूछ सकते हैं। मेरे जो चैनल है हमेशा खुले रहते हैं, आपको जवाब हो सकता है 6 घंटे के अंदर ना मिले, हो सकता है 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।